हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जनरल एबिलिटी का पूरा पोर्शन करेंगे जो सीएसएस 2023 जो स्पेशल सीएसएस 2023 में पूछा गया है हमसे। ठीक है। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले हम जो है वो पार्ट करके जो है ना, जैसे 6A पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट ए बी सी डी पार्ट हमने किया था। फिर मैंने कहा था कि हम एक ही वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम पूरा जो है जनरल एबिलिटी का पूरा पोर्शन उसके अंदर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इस पेपर की इम्पोर्टेंस का भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं। देखें, स्पेशल सीएसएस के अंदर आपके पास 6 कंपल्सरी जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपल्सरी के अंदर देखें, आपकी जो पासिंग मार्क्स होती हैं वो 40 होती है ना, तो उस जो 6 कंपल्सरी में पास होना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर देखेंगे, जब आप जनरल नॉलेज के इसमें 3 पेपर आते हैं। एक आपका आता है पाकिस्तान अफ़ेयर, दूसरा करंट अफ़ेयर और तीसरा जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर आता है। देखें, इन तीनों पेपरों के अंदर एक आपको बेनिफिट दिया गया है कि आप 120 मार्क्स इन तीनों में से उठा लें आप। भले आप पाकिस्तान अफ़ेयर के अंदर 20 मार्क्स उठा लें, ठीक है? करंट अफ़ेयर के अंदर आप 30 मार्क्स उठा लें, तो 20 से 30 कितनी हो गई? 50 हो गई। अभी आपको पास आपका जो है वो 120 के ऊपर है। ठीक है? तो 50 120 में से माइनस कर दिया, 70 आप इसमें से उठाते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर आप 70 मार्क्स उठाते हैं, तो आप ईज़िली इन तीनों पेपरों के अंदर जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है? ये मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान अफ़ेयर्स के ऊपर जो है वो मेहनत ही ना करें, करंट अफ़ेयर के पेपर के ऊपर मेहनत ही ना करें, लेकिन आपको एक बेनिफिट दिया गया है कि इन जनरल नॉलेज के जो 3 पेपर्स हैं, अगर इसका समेशन आप 120 उठाते हैं, मतलब कि 40 ऑफ ईच होता है ना पासिंग मार्क्स, तो आप इन तीनों में से 120 प्लस उठाते हैं या 120 उठाते हैं, तो आप यू विल बी कंसीडर्ड एज़ अ पास इन 3 पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है? तो देखें, सीएसएस के आपको पता है पेपर बड़े ही मुश्किल होते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनर होता है आपको मार्क्स बड़ा ही मुश्किल से देता है। बड़ा ही उस एग्ज़ामिनर से मार्क्स लेना बड़ा एक जेहाद का काम हो जाता है फिर। लेकिन जनरल एबिलिटी का पेपर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर ऐसा होता है, आपके लिए कीश मार्क्स होता है, स्पेशली इसका जनरल एबिलिटी का पेपर। अगर आपकी एबिलिटी अच्छी है, तो आप उसके 40 मार्क्स इज़िली उठा सकते हैं जनरल एबिलिटी के पोर्शन से। और जनरल साइंस आपको पता है थ्योरी है, तो आपको वो एज़ अ फैक्ट्स लिखनी होंगी, तो इस पेपर में से आप इज़िली मार्क्स कैच कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा भी आप इस पे ध्यान दें तो। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। देखें, इस पेपर के अंदर आपके पास 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 होता है जो बेस्ड होता है एमसीक्यूज़ के ऊपर, जिस पे आपकी मैक्सिमम मार्क्स 20 होते हैं। हर उसके अंदर 20 सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन पे जो है 1 मार्क आपके पास होती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 होता है जिसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है? जब आपको पहला पेपर देंगे 10 से 15 मिनट के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दे देते हैं। तो उस 20 मिनट 30 मिनट्स में से जो है ना आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। देखिए, आपके पास टोटल 3 घंटे हैं। टोटल आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप डिवाइड कर दें पर क्वेश्चन के हिसाब से। कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में जितने आप मिनट्स बचा सकते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ठीक है? तो पार्ट 1 सॉल्व करने के बाद आपका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के ऊपर आपकी 80 मार्क्स रखी होती हैं। उस 80 मार्क्स के अंदर इस पार्ट 2 के अंदर आपके 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो बेस्ट करता है आपका जनरल साइंस के पोर्शन के ऊपर, जिसमें से जिसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 2 करने होते हैं। और सेक्शन 2 में, ठीक है, जो सेक्शन 2 होगा उसके अंदर आपको आपके पास जनरल एबिलिटी के 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे, ठीक है? यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि 2 जो है क्वेश्चंस आप ईच सेक्शंस में करेंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड था पेपर के हवाले से। अब हम जो है वो जनरल एबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं।
देखें, ये आपका है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ए। इसकी डिटेल वीडियो हमने हर पार्ट की पहले से ही अपलोड कर दी है। अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए एक समरी है पूरे पेपर की, ताकि आपका टाइम बच जाए। जब पेपर देने जाएँ उससे पहले आप देख सकेंगे, तो आपको ईज़िली जो है ना वो पूरा एक बैकग्राउंड आ जाएगा। जैसे एंड नोट्स होते हैं आपके पास या लास्ट मिनट्स नोट्स होते हैं आपके पास, ये इस तरह की वीडियो है। Find the area of rectangular field whose length is 20 meter and length of its diagonal is 25 meter। ठीक है, आपके पास आपको ना रेक्टेंगल का जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया मालूम करना है, जिसकी लेंथ 20 मीटर है और उसकी डायगोनल की लेंथ जो है वो 25 मीटर है। ठीक है, एरिया का फार्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ आपके पास तो है 20 की, लेकिन आपके पास विड्थ मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये वाला जो ट्रायंगल देखें, ये डायगोनल है, डायगोनल का जो लेंथ है डायगोनल की वो आपके पास गिवन है 25 मीटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल उठा लेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका ये हो गया प्लस बेस स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, ये फार्मूला आप पुट करेंगे तो आपके पास ये परपेंडिकुलर आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 25 मीटर है, 25 का स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि हमें मालूम करना है ये। और बी जो है आपका बेस है वो 20 मीटर है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आप पी को सेपरेट करेंगे तो आपके पास पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15 मीटर आ जाएगी। ये आपके पास आ गई विड्थ। और एरिया का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपकी 20 मीटर है, विड्थ आपकी 15 मीटर है, तो आपके पास आंसर आ गया 300 स्क्वायर मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 15 के साथ। तो ये आपका था पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आपसे क्या पूछा गया है, अ क्रो ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ड्यू साउथ। एक कौवा है, एक क्रो है जो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है साउथ की तरफ, 3 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। हाउ फार इज द क्रो फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अभी इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्रो की जो डिस्टेंस है वो आपको मालूम करना है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रा ग्राफ। इस ग्राफ के मतलब हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, हाउ टू ड्रा ग्राफ। देखिए ग्राफ का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे सीएसएस के जनरल साइंस एबिलिटी के पोर्शन में आपसे ये सवाल ज़रूर इसके मुतालिक या डायरेक्शनल प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है ग्राफ किस तरह ड्रॉ करते हैं तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख लें। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए क्रो ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ड्यू साउथ। देखें ये मैंने एक ग्राफ उठाया हुआ है, ठीक है? इसको आप कंसीडर कर दें एक्स एक्सिस। पहले डायरेक्शनल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट। ये डायरेक्शंस आपको याद होनी चाहिए कि किस किस तरफ नॉर्थ आता है, किस तरफ साउथ आता है और किस तरफ ईस्ट और किस तरफ वेस्ट। तो ये आप ज़हन में बिठा लें, ठीक है? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स प्राइम एक्सिस हो गया जिसमें से आपको नेगेटिव जो है नंबर्स होते हैं। ये आपका नॉर्थ जो है वाई एक्सिस है जिसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये आपका वाई प्राइम एक्सिस है जहाँ आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है? आप अगर चाहें तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप चाहें डायरेक्शनल के हिसाब से तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ए क्रो ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू साउथ। एक देखें कंसीडर करते हैं इस ये दिस वन इज ए पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से क्रो उड़ना शुरू हुआ है, ट्रैवल करना शुरू हुआ है। तो 5 किलोमीटर जाता है साउथ की तरफ। देखें यहाँ से लेकर ये बी तक, ए टू बी हम सपोज करते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर। देखें स्केलिंग आपको सही यूज़ करनी है, ठीक है? आप यहाँ से लेकर यहाँ 5 कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 3 के लिए इससे बड़ी स्केल उठा रहे हैं, ठीक है? ये मैंने स्केलिंग प्रॉपर की है तो आप भी ये जो स्केलिंग है वो इसकी प्रॉपर स्केलिंग करें, ठीक है? तो एक्रो जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की तरफ जो है आपका 5 किलोमीटर होता है। देखिए ए टू बी पॉइंट दिस वन इज़ 5 किलोमीटर। उसके बाद 3 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। अब वेस्ट यहाँ से वेस्ट किस तरफ है? इस तरफ है आपका। देखें ये वेस्ट है। तो 3 किलोमीटर इस तरफ उड़ता है अप टू पॉइंट सी। हम इसको कंसीडर करते हैं सी पॉइंट। देखें ये 3 किलोमीटर आपका उड़ा है यहाँ से वेस्ट की तरफ, ठीक है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज़ 3 किलोमीटर। उसके बाद 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यहाँ से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ उड़ता है। देखिए नॉर्थ कहाँ है?
ऊपर है, देखिए ये रहा ऊपर। तो यहाँ से इस पॉइंट तक कंसीडर करते हैं 4 किलोमीटर। यहाँ क्यों किया हमने? क्योंकि अगर हम इस लाइन तक ले जाते तो ये होता 5, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो 4 इस लाइन से पहले आएगा, ठीक है? मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आप स्केलिंग का इस्तेमाल बिल्कुल सही करना, आगे-पीछे नहीं करना, ठीक है? तो उस ग्राफ के अंदर मैंने स्केलिंग के बारे में बताया है, तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो 4 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम सी पॉइंट वो उड़ता है नॉर्थ की तरफ, ट्रैवल करता है नॉर्थ की तरफ अप टू दिस। सी से डी का डिस्टेंस आपके पास आ गया 4 किलोमीटर। रिमेनिंग आपका यहाँ पर बच जाता है 1 किलोमीटर, ठीक है? अच्छा, फिर आखिरी में कहाँ से उड़ता है देखिए? एंड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। अब देखें यहाँ से 2 किलोमीटर उड़ता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किस तरफ है? देखें ये साउथ और ये ईस्ट। इसके यहाँ पर, यहाँ से आपको यहाँ पर एंगल नहीं गिवन, एंगल गिवन होती और परफेक्टली आप बता सकते थे। यहाँ पर एंगल आपको नहीं गिवन, ठीक है? और कुछ जो हैं आपके पास ऑथर्स हैं जो उन्होंने कहा कि शायद इस प्रॉब्लम में गलती भी हो सकती है क्योंकि यहाँ से शायद इस तरफ उड़ा होगा ताकि ये पॉइंट कोइंसाइड करेगी, यहाँ इजीली एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम इस हिसाब से सॉल्व करना है जिस तरीके से आपके पास डेटा गिवन है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आपका हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू साउथ ऑफ ईस्ट, यहाँ हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है? तो ये आ गया। अच्छा देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक था 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इस तरफ आया तो पीछे बचा 1 किलोमीटर, ऐसे नहीं होगा। ये बात आप ज़हन में बिठा लें। देखें ये जो है वो हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली नहीं उड़ रहा है, वो डायगोनली आ रहा है। जब देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए मिसाल यहाँ पर समझाया था आपको वीडियो में। देखें, ये आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक स्क्वायर है। देखिए ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। लाज़मी नहीं है कि ये 1 किलोमीटर होगा, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए आपका कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग देखें, अगर ये आपको मैं कहूँ कि डिस्टेंस मालूम करें ये आपका डायगोनल तो आप किस तरह करेंगे? सेम पाइथागोरस ये समझाने के लिए है। आप प्रॉब्लम में जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे सीएसएस के अंदर तो आप ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए डायगोनल डिस्टेंस किस तरह होगा, आप अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो 1 से ऊपर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है लाज़मी नहीं कि ये पीछे 1 किलोमीटर बचा हो, ठीक है? ये हम मालूम करेंगे। तो 2 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट साउथ ईस्ट में उड़ता है, ठीक है? तो ये आ गया, ठीक है? अब हम मालूम करेंगे ये एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का आपकी जो लेंथ है, आपका जो डिस्टेंस है, वो कितना है, वो आप मालूम करेंगे। देखें, अगर आपके पास फ्रॉम 8 पॉइंट्स टू एफ पॉइंट, ये मैंने पॉइंट्स जो है वो कंसीडर की हुई है, ए पॉइंट, एफ पॉइंट, ठीक है? ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है? अगर आपके पास ए और एफ की जो डिस्टेंस है आपको पता हो, ई एफ का डिस्टेंस आपको पता हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है। देखें ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से ये 2 किलोमीटर माइनस हो गया ये 1 बच गया, नहीं इस तरह नहीं होगा, ठीक है? हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके बाद उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आप क्या करें सबसे पहले आप ये ट्रायंगल उठाएं, ये डी जी और इस पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली है जो कोइंसाइड करके जी के ऊपर इस पॉइंट पे, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है? ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें डी जी और ई, ठीक है? यहाँ पर देखें राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी जो एंगल्स मैंने उठाई है 45, 45, ठीक है? यहाँ से डी पॉइंट टू ई पॉइंट ये आपका जो कमा है उड़ा है, एक्रो ट्रेवल्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, ठीक है? तो 2 किलोमीटर इस तरफ उड़ता है। इसमें से आप क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड मालूम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखें किस तरह होगा, आपको मालूम करना है ईएफ का डिस्टेंस, ये मालूम तो ईएफ डिस्टेंस आपको किस तरह होगा, 3 में से आप ये माइनस करेंगे ना जी टू ई, जी टू ई का डिस्टेंस आप इसमें से मालूम करेंगे यहाँ से। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम जो है वो सॉल्व करते हैं और इसी तरह आपको ईएफ का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आप एएफ का डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है? आप ये ट्रायंगल उठाकर आप आपको जब ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा डी टू जी, ठीक है? जो जितना भी आता है, उसमें से आप 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास ए टू एफ का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? तो पहले ये ट्रायंगल हमने उठाया डीजीई का, ठीक है? यहाँ से हमने जो है वो लगाए हैं साइन रेशियोज़
आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो क्या होता है, sin थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा जो है 45 है, एंगल 45 इज़ इक्वल टू dg अपॉन 2। यहाँ से आपके पास dg की वैल्यू आ गई व्हिच इज़ 1.41। तो इसमें से आप ए ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो आपके पास AF का ये वाला जो डिस्टेंस है आपको मालूम हो जाएगा A2F व्हिच इज़ इक्वल टू 2.41। उसके बाद आप कॉस दूसरा रेशियो इस्तेमाल करेंगे कॉस 45, जहां से आपको जीई का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास कितना है, ठीक है, बेस आपका है जीई, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ से आपको जीई का डिस्टेंस मिल जाएगा 1.41। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ईएफ का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये डिस्टेंस ई टू एफ आ चुका है, ए एफ आ चुका है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये एक्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ए एफ 2.41 है, ई एफ आपके पास 1.59 है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाया हमने यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज आपको कंसीडर किया हुआ है एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी जो बेस है 1.59 स्क्वायर, प्लस आपका जो है वो ए एफ जो है 2.41 स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स जो है वो आ गया 2.89। ठीक है, ये 2.89 आपका क्या हो गया, आपका फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर ये तो एक तरीका हो गया, मेथड 1 हो गया। आप मेथड 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। आपके पास जब दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, देखें अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट ई के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है, जो आपने मालूम किए हुए हैं, देखिए ये चीज और ये चीज आपने मालूम की हुई, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट 1.59 2.41। दिस वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला या कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाएंगे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप ये डिस्टेंस डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। आपको पता है फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स x2 x y2 आपको मालूम है। देखें ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है और ये x1 y1 है। स्टार्टिंग पॉइंट की जो हमने कहा था एज इसको कंसिडर किया था एज ओरिजिन पॉइंट विच इज 0, 0। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें आप फार्मूला में पुट अप करेंगे तो आपके पास जो डी आएगा वो आ जाएगा 2.89। ये भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी इंक्वायरी है तो हमारी डिटेल वीडियो में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6C की तरफ। 6C में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 3 पर्सन जैन अली एंड उमर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 1,50,000, 1,19,000 and 1,20,000 respectively. Zain managed the business and received an allowance of 1,60,000। ठीक है, जैन जो है तीन पार्ट, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अलाउंस फॉर दिस मैनेजमेंट आफ्टर 5 months अली withdraws 90,000 rupees and business is closed after 9 months. What did each receive in the profit of 5,80,000। ठीक है, तीन लोग हैं जैन अली उमर, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट एक की जैन की जो है वो 1.5 लाख रुपए है, अली की 1,90,000 है और उमर की जो है 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। जैन जो है ये पूरा कारोबार संभालता है, इसलिए उसको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है फॉर द मैनेजमेंट, वो है 1,60,000 रुपये। 5 महीने के बाद अली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से 90,000 निकाल लेता है। ठीक है, पहले उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, वो 1,90,000 थी। मतलब कि जो शुरू वाले 5 मंथ है उसकी इन्वेस्टमेंट 1,90,000 थी और 5 महीने के बाद की जो इन्वेस्टमेंट उसकी है वो 1,00,000 है, क्योंकि 1,90,000 में आप 90,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, और बिज़नेस वो क्लोज़ करते हैं 9 महीने के बाद। और व्हाट इट रिसीव इन द प्रॉफिट, देखिए 5,80,000 का एक उनको प्रॉफिट हुआ है। तो अब इस प्रॉफिट में से आप इंडिविजुअल प्रॉफिट जैन अली और उमर का जो प्रॉफिट कितना होगा वो आप निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डेटा बना लें। जैन की इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है, अली की 1,90,000 है, उमर की 1,20,000 है। ठीक है, शेयर हमने मालूम करना है। देखिए जैन अलाउंस कितना उठा रहा है, 1,60,000 रुपये उसकी अलाउंस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से ये जैन का अलाउंस माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलाउंस जो है वो उसका एक स्पेशल बोनस है, क्योंकि वो पूरा बिज़नेस सँभाल रहा है। ठीक है? तो इसमें से आप टोटल प्रॉफ़िट में से ये आपकी अलाउंस उसके माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो नेट प्रॉफ़िट होगा वो 4,20,000 होगा। वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ज़ैन, अली और उमर के बीच में। ठीक है? सबसे पहले देखिए ज़ैन की इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। एक हम फैक्टर निकालते हैं, रेशियोज़ फैक्टर निकालते हैं, ताकि आप ईज़िली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। देखिए ज़ैन ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो
जो 1.5 लाख रुपए की है वो 9 महीने के हिसाब से की है, ठीक है? तो ये हमने इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल दी 13,50,000। ऐसा नहीं है कि ज़ैन ने 13,50,000 पे इन्वेस्ट किए हैं। ये एक फैक्टर है जिससे हम रेशियोज़ निकालेंगे ताकि हम जो है प्रॉफ़िट को ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है? अली की जो शुरू में 5 मंथ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1,90,000 थी, तो उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 9,50,000 बनती है। उसके बाद 1,90,000 में से उसने 90,000 निकाल दिए, फिर आपके पास बच जाएँगे सिर्फ़ 1,00,000 रुपए। टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ का था, 5 महीने इस तरफ चले गए, फिर 4 महीने 1,00,000 के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000 के साथ, वो आपके पास आ गए ये 4,00,000, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, ये दोनों ऐड कर दें, ठीक है? 9,50,000 प्लस तो ये अली की इन्वेस्टमेंट थी ड्यूरिंग दीज़ 9 मंथ्स 13,50,000। ज़ैन की भी 13,50,000। अब आएँ उमर की तरफ, उसकी 1,20,000 थी, 9 महीने के हिसाब से बनती है 10,80,000। अब हम इसके रेशियोज़ निकालेंगे। देखिए ज़ैन का 13,50,000, अली का 13,50,000, उमर का 1,08,000 की तरफ, ठीक है? तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, देखें 3 का टेबल इसको आप देखें, पहले सबसे पहले ये 4 ज़ीरो खत्म हो गए आपस में। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको 3 का टेबल लगाया जो 45 टाइम्स लगता है, इसको 45 टाइम्स, इसको 36 टाइम्स, ठीक है? अब 9 का टेबल लगाया जो 5 टाइम्स को लगता है, इसको 5 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स। इससे भी ज़्यादा सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते, तो अब ये रेशियोज़ हम उठाएँगे। तो अब क्या करेंगे, जो आपका टोटल प्रॉफ़िट है, उसके हम हिस्से निकालेंगे 14, 5, 5, 10, 10 4 14, 14 हिस्से होंगे। 14 हिस्सों में से 5 हिस्से आपके ज़ैन को मिलेंगे, 5 हिस्से आपको अली के मिलेंगे और 4 हिस्से आपके उमर को मिलेंगे, ठीक है? तो देखें ज़ैन का प्रॉफ़िट किस तरह होगा, टोटल प्रॉफ़िट के 14 हिस्से मीन्स आप 4,20,000 को 14 के साथ डिवाइड कर देंगे और उस 14 हिस्सों में से 5 हिस्से मल्टीप्लाई बाय 5 वो हो गया आपका ज़ैन का प्रॉफ़िट। ज़ैन का प्रॉफ़िट ये हो गया। सिमिलरली अली का प्रॉफ़िट, सिमिलरली उमर का प्रॉफ़िट, ठीक है? क्योंकि उसके 4 हिस्से बनते हैं। तो ये आ गया इंडिविजुअल प्रॉफ़िट, ज़ैन का प्रॉफ़िट, अली का प्रॉफ़िट, उमर का प्रॉफ़िट ये आ गया। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी। Musammat Razia Begum died, leaving behind her property of 8,02,500, which was to be distributed among her husband, her mother, and 2 daughters. The husband got one fourth, mother got one sixth, and remaining for 2 daughters. Rs 7,500 was spent on his burial. फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। देखिए मुसम्मत रज़िया बेगम इंतकाल हो जाता है, वो प्रॉपर्टी छोड़ जाती है 8,02,500 रुपये, ठीक है? जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके हस्बैंड, उसकी माँ और 2 बेटियों के बीच में। हस्बैंड को जो है वो टोटल का 1/4 मिलता है, मदर को 1/6 मिलता है और जो बच जाता है रिमेनिंग जो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग या बिटवीन 2 डॉटर्स, ठीक है? इस 8,02,500 में से जो 7,500 रुपए हैं जो वो दफनाने में खर्चा जाते हैं, जो भी उनका खर्च होता है और बकाया जो बचता है उसको हम डिवाइड करेंगे और हर एक का फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का शेयर मालूम करेंगे। देखिए टोटल प्रॉपर्टी आपके पास है 8,02,500 रुपए, हस्बैंड का शेयर है 1/4, मदर का शेयर है 1/6, स्पेंड ऑन बurial 7 लाख। ये सबसे पहले हमने डेटा बना ली है। रिक्वायर्ड क्या है आपका, ईच डॉटर्स शेयर आपको मालूम करना है। देखिए फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, ठीक है? बल्कि सबका आपको शेयर निकालना है, ठीक है? देखें, नेट प्रॉपर्टी क्या है, टोटल प्रॉपर्टी 8,02,500 माइनस कर देंगे आप 7,05,000 रुपए जो ब्रेल का खर्च है, तो आपके जो नेट प्रॉपर्टी बच जाती है, जो मुसम्मत रज़िया बेगम छोड़ जाती हैं, वो 7,95,000 बच जाते हैं, ठीक है? हस्बैंड का शेयर कितना है, 1/4 है ऑफ टोटल, तो इसको आप क्या करेंगे, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 1,98,750 रुपए। ये शेयर आ गया हस्बैंड का। मदर का शेयर कितना है, 1/6 है, तो 7,95,000 को मल्टीप्लाई करें 1/6 के साथ, तो यू विल गेट 1,32,500, ये आ गया उसकी मदर का शेयर। अब डॉटर का शेयर कितना हो गया, देखें आप यहाँ क्या करें, देखिए इस 7,95,000 में ये माइनस कर दें दोनों, ठीक है? तो बच जाएगा, जो बचते हैं 4,63,750 रुपये, इसको डिवाइड करेंगे दोनों में से, ठीक है? ये हो गया डॉटर्स शेयर, दोनों का शेयर इतना हो गया, ठीक है? जब यहाँ पर मैंने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि आप जब आपके पास कोई वर्ड एंड पे ख़त्म होता है, तो एस पे ख़त्म होता है, तो आप एपॉस्ट्रोफी उसके एंड में लगाएँगे, उसके बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? तो ईच टाटा शेयर कितना हो गया आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये आएगा 2,31,875। तो ईच टाटा का शेयर हो गया, हर एक जो है वो बेटी का शेयर हो गया 2,31,875 रुपए हो गए। तो ये हमने सबके शेयर निकाल दिए हैं, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कंट्री 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन टूरिज्म। एक किसी मुल्क के अंदर 7% जो है
टोटल वर्कफोर्स के 7% जो है वो काम करती है टूरिज्म सेक्टर के अंदर। 24.4 मिलियन ओवरसीज़ विजिटर्स केम टू दिस कंट्री इन 2014। 24.4 मिलियन पीपल ओवरसीज़ जो विजिटर्स आए 2014 के अंदर इस मुल्क के अंदर। 2014 वाज़ अ रिकॉर्ड ईयर फॉर इनबाउंड टूरिज्म। 2014 एक रिकॉर्ड बन चुका था 2014 के अंदर। दिस लेवल ऑफ विजिटर्स वाज़ 3% हायर देन 2023। देखें 2013 सॉरी। देखें जो विजिटर्स आए हैं 2014 के अंदर वो 3% हाई हैं जो 2013 में आए थे। It eclipsed the previous record of 24 million visitors recorded in 2008। इससे पहले 2014 से पहले जो रिकॉर्ड था वो 2008 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था टूरिज्म का, ठीक है, जिसमें ओवरसीज विजिटर्स आए थे। इन 2014 द एवरेज ओवरसीज विजिटर्स स्पेंट यूएस $110। 2014 के अंदर द एवरेज ओवरसीज विजिटर्स जो स्पेंड कर रहे थे वो $110 थे, बट एवरेज डेली स्पेंड, उसका जो डेली एवरेज स्पेंड था विजिटर का 2013 के अंदर वो $60 था। 2000 जबकि 2014 के अंदर वो कितना था 76.2। यहाँ शायद थोड़ा वर्डिंग का इशू हो सकता है, लेकिन हम 2014 का जो डेली स्पेंड करेंगे वो ये कंसीडर करेंगे 76.20, ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेली स्पेंड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें, ठीक है। हो सकता है वर्डिंग की प्रॉब्लम हो, लेकिन हम इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डेली एवरेज अमाउंट स्पेंड अकर्ड बिटवीन 2013 2013 एंड 2014। इसके अंदर देखें कितना एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है 2013-2014 के बीच में। हाउ मेनी विजिटर्स केम टू दिस कंट्री इन 2013। 2013 के अंदर कितने विजिटर्स घूमने आए। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड नंबर ऑफ विजिटर्स। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है जो पहले जो रिकॉर्ड बना था 2008 में वो कितना, उससे कितना इंक्रीज हुआ है इन 2014, ठीक है। इफ देर आर 30 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड इन दिस कंट्रीज वर्कफोर्स, अगर 30 मिलियन लोग हैं इस मुल्क के अंदर वो एज अ वर्क फोर्स काम कर रहे हैं, तो बताएं कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर कितने लोग काम करते हैं। इजीली आपको ऊपर गिवन है 7%, तो इसका हम 7% निकालेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमने डेटा बना लिया। वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन टूरिज्म कितना है, 7% है। ओवरसीज विजिटर्स 2014 के अंदर 24.4 मिलियन है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ विजिटर्स इन 2014 देन 2013 कितने इंक्रीज हुए हैं, 3% हुए हैं। विजिटर्स 2008 के अंदर आपके पास 24 मिलियन है। एवरेज ओवरसीज विजिटर स्पेंड इन 2014 इज $110। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एवरेज ओवरसीज विजिटर स्पेंड, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एवरेज डेली स्पेंड पर विजिटर, ठीक है। इन 2014 $76.20। एवरेज डेली स्पेंड पर विजिटर इन 2013 जो है वो $60 था, ठीक है। वी रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज इंक्रीज बताना है डेली एवरेज अमाउंट स्पेंड में 2013-2014 के दरमियान। 2013 के अंदर विजिटर्स कितने आए बी पार्ट में पूछा जा रहा है। सी पार्ट में परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से। और डी पार्ट है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है वर्क फोर्स टूरिज्म के अंदर कितना काम करती है, ठीक है। तो आप फार्मूला का जो है प्रॉब्लम लगाएंगे। ये जो भी आपके पास परसेंटेज के फार्मूले हमारे वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर जितने भी परसेंटेज के फार्मूले होते हैं वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर बताए हुए हैं। देखें परसेंटेज इंक्रीज इन एवरी एवरेज डेली स्पेंड का फार्मूला हमने ये लगाया हुआ है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या फाइनल वैल्यू मतलब एंड वैल्यू क्या है, $76.2 है। इनिशियल वैल्यू हमारी $60 है और इनिशियल वैल्यू $60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आ गया 27% जो है वो इंक्रीज हुआ है डेली स्पेंड एज कम्पेयर टू 2013 और 2014, ठीक है। तो 2014 में इन तरह इंक्रीज हुआ है, 27% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब बताएं 2013 के अंदर जो है वो कितने विजिटर्स हैं। देखें आपको एक हिंट दिया हुआ है ऊपर डेटा के अंदर 3% जो है वो विजिटर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। 3%, ठीक है। तो ये सेम फार्मूला आप लगाएंगे। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू विजिटर इन 2014 माइनस विजिटर इन 2013 डिवाइड बाय विजिटर्स इन 2013 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अज्यूम करते हैं लेट एक्स बी द विजिटर्स इन 2013। एक्स जो है वो 2013 के अंदर विजिटर्स हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 देन वी गेट। देखें विजिटर्स 2013 हमें मालूम करना है, इसको हमने अज्यूम किया हुआ है यहाँ पर एक्स, ये हो गया एक्स और ये विजिटर्स हमको मालूम है। और परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 3% हुआ है। तो 3% 24.4 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर आप एक्स सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो आप जब एक्स सेपरेट करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 23.7, ठीक है।
तो विजिटर्स इन 2013 वर 23.7 मिलियन, ये यूनिट था मिलियन में, देखें ये आपका मिलियन में था। तो 2013 के अंदर जो विजिटर्स थे वो 23.7 मिलियन थे, ठीक है। अब चलते हैं सी पार्ट में, उसमें आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है, न्यू रिकॉर्ड में जो है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिकॉर्ड। प्रीवियस रिकॉर्ड आपको कितना था, 2008 के अंदर 24 था। न्यू रिकॉर्ड कितना है, जो 2014 के अंदर है 24.4 है। तो सेम फार्मूला आप लगाएंगे तो इस तरह होगा। तो 24 में से ये आप माइनस करेंगे 0.4 बचेगा, और इसी तरह आपका आंसर आ गया 1.67। तो 1.67% जो है वो न्यू रिकॉर्ड में इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिकॉर्ड इन 2008। अब आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में आपको मालूम करना है वर्क फोर्स इन टूरिज्म, ठीक है। आपको पता है टोटल वर्क फोर्स कितनी है, 30 मिलियन है, ठीक है। तो उसकी 7% जो है वो टूरिज्म के अंदर काम करती है। तो आप 30 मिलियन का आप 7% मालूम करेंगे, तो 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30, यू विल गेट द आंसर 2.1 मिलियन जो वर्क फोर्स है वो काम करती है टूरिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आप डिटेल में जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ए तरफ, ए के पार्ट की तरफ। देखें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। दो नंबर्स हैं आपके पास, जिसमें जो है वो उसका सम है वो 48 है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। दो नंबर हैं जिसका समीशन 48 है, और स्मॉलर नंबर जो है वो 1/5 है, वो 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर है। अब दो नंबर मालूम करने हैं। देखिए, आपके पास जब भी जितने भी अननोन होंगे उतनी आपके पास इक्वेशंस होंगी या उतनी आपके पास कंडीशंस होंगी। अगर दो अननोन है आपके पास, दो अननोन मालूम करने हैं आपके पास, तो दो इक्वेशंस होंगी। तीन अननोन आपको मालूम करने हैं तो आपके पास तीन इक्वेशंस होंगी। अगर एक अननोन आपको मालूम करना है तो आपके पास एक इक्वेशन होगी या एक कंडीशन होगी। यहाँ पर आपके पास दो जो है वो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल्स आपको मालूम करनी है, तो इसके लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है सम ऑफ टू नंबर इज 48, और दूसरी कंडीशन है कि स्मॉलर नंबर जो है वो 1/5 है ऑफ द लार्जर नंबर। तो ये आप कंडीशंस यूज करेंगे। देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 48, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, टू नंबर्स मालूम आपको करने हैं। सपोज करते हैं कि हमारा स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर आपका y है। तो देखें, स्मॉलर नंबर जो है वो 1/5 है ऑफ द लार्जर नंबर। तो x इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय y। यहाँ पर आप y सेपरेट कर देते हैं तो आपके पास हो गया y इज इक्वल टू 5x। ये आपकी आपकी गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 48। तो दो नंबर्स आपके कौन से हो गए, x प्लस वाई। वाई आपकी कितना हो गया, 5x हो गया। तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 48। तो ये 6x इज इक्वल टू 48। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो स्मॉलर नंबर आपके पास आ गया 8। ये आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं या इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, तो आपके पास y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू पुट की है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40। तो आपके पास लार्जर नंबर आ गया 40। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बी का पार्ट है। इसके अंदर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, जम्बल्ड होते हैं, जो आपको करेक्ट वर्ड्स में इसके अंदर मालूम करते हैं। रीअरेंज करने के बाद आपको करेक्ट वर्ड मालूम करने होते हैं, ठीक है। पहला वर्ड आपका है LUPNRT। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो बनता है टर्निप, जो वेजिटेबल है। और उसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास AERPSTL, जिसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपका बनता है वर्ड प्लीटर्स बनता है, ठीक है। प्लीटर्स जो है दिस इज द स्विंग मशीन का एक हिस्सा है, ठीक है। तीसरा वर्ड है आपके पास LLARIVITTOUE, जिसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपका बनता है अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका DCAAOV, जो बनता है एवोकेडो। और लास्ट वर्ड है आपका ANAI SSSOITANS, जो बनता है असैसिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो प्रॉब्लम है, जो हर बार सीएसएस में हर बार जो है वो पूछा जाता है ऑलमोस्ट। तो चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एस्फेयर, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। A sphere of diameter 26 सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड विद हनी। एक स्फेयर है, एक स्फेयर बाउल है या कुछ भी चीज़ है, वो जो है वो 26 सेंटीमीटर जो है उसका डाया है, वो आधा आधा भरा हुआ है हनी के साथ, शहद के साथ। द हनी इज पोर्ड इनटू सिलिंड्रिकल बीकर। उसके बाद वो शहद जो है वो सिलिंड्रिकल बीकर में भरी जाती है, जिसकी डायमीटर है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द हनी इन द बीकर। आपको क्या करना है, डेप्थ मालूम करनी है हनी की उस सिलिंड्रिकल बीकर के अंदर, ठीक है। तो आप सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा डायाविस्फीयर कितना है, ds, यहाँ पर ds मीन्स डायाविस्फीयर विच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर।
वॉल्यूम ऑफ हनी आपके पास कितना है, आधा वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका हाफ जो है वो वॉल्यूम ऑफ हनी बनता है। तो डाया ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर कितना है, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डीसी के साथ, क्योंकि डी सी मीन्स सिलेंड्रिकल बीकर, ठीक है। तो डीसी आपके पास हो गया 16 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, डेप्थ ऑफ हनी इन सिलिंड्रिकल बीकर, डीएच आपको मालूम करना है, ठीक है। तो देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपके पास गिवन है 1/6, जो फार्मूला आपको याद होगा और ये याद होना भी चाहिए, 1/6 पाई डी क्यूब, ठीक है। 1/6 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 है, मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ स्फीयर आपके पास 26 है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम हो गया। इसमें से आप वॉल्यूम ऑफ हनी निकाल सकते हैं। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ हनी जो है वो हाफ है ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो उसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास आंसर आ गया 4602 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बीकर का फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 डी सी डी 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 स्क्वायर मीन्स डाया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी सी डेप्थ। ये डी सी है, डेप्थ है, या आप इसको एच के साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये फार्मूला हो गया डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल, ये जो डी सी है वो क्या है, डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल बीकर है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बीकर की बजाय अगर हम वॉल्यूम ऑफ हनी निकालेंगे इन सिलिंड्रिकल बीकर का फार्मूला, तो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ हनी इन सिलिंड्रिकल बीकर इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एच। डी एच इज क्या है, डी एच आपकी डेप्थ ऑफ हनी है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप जो है वो डेप्थ ऑफ हनी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हनी कितनी है, 4602 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डाया जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय डी एच, यहाँ से आप डी एच सेपरेट करेंगे तो 22.88 सेंटीमीटर जो है आपकी डेप्थ हो गई हनी की इन सिलिंड्रिकल बीकर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पेशल सी एस एस 2023। क्वेश्चन नंबर 8 डी में आपसे पूछा गया द ब्रेथ लेंथ एंड हाइट ऑफ रूम इज 14 फीट 20 फीट एंड 10 फीट। 14 फीट आपकी ब्रेथ है एक रूम की, लेंथ आपकी जो है वो 20 फीट है और हाइट 10 फीट है। देयर इज आल्सो अ डोर ऑफ हैविंग हाइट 8 फीट। एक दरवाज़ा है उसके अंदर जिसकी हाइट 8 फीट है, विड्थ 5 फीट है। दो दो विंडोज़ हैं 4 बाय 5 के। द कास्ट ऑफ पेंट एंड लेबर इनसाइड रूम इज़ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो कास्ट आ रही है पेंटिंग की वो 100 रुपये आ रही है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हाउ मच विल इट कास्ट टू पेंट द इनर वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम, कितनी जो है वो कास्ट, कितना जो है कास्ट आएगी अगर हम पेंट करवाते हैं इनर वॉल्स और रूफ ऑफ द रूम, ठीक है। रूम की जो छत है उसको पेंट करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, तो वो समझने में और ये आसान हो जाएगा। देखें इसकी एक कमरा हमने उठाया बनाया है जहाँ पर आपकी जो विड्थ 14 है, लेंथ आपकी 20 है और हाइट 10 है। उसके अंदर एक रूम कमरा लगा, एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी पैरामीटर्स हैं 5 बाय 8। 2 खिड़कियाँ हैं आपके पास, ये खिड़की ये, एक ये, उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो 4 बाय 5 हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आप देखें 2 शॉर्ट वॉल्स होती हैं, एक चौथा वाली ये दीवार हो गई आपके पास, एक दीवार ये हो गई और 20 की आपकी लॉन्ग वॉल है, एक वॉल आपकी 20 ये हो गई, एक 20 ये हो गई, ठीक है। आप इन दोनों का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो दोनों वॉल्स का आपके पास एरिया आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका एरिया निकालेंगे 14 बाय 10 इस दीवार का शॉर्ट वॉल का, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास शॉर्ट वॉल्स 2 हैं, एक ये एक ये। तो इस तरीके से आपके पास एरिया गिवन हो जाएगा। उस एरिया में से आप ये एरिया माइनस करेंगे दरवाजे का और खिड़कियों का, क्योंकि ये डिडक्शंस होती हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ आपसे इनर वॉल्स का जो है पूछा जा रहा है आपको आपसे, लेकिन इसका नहीं पूछा जा रहा खिड़कियों का और दरवाजे का। तो ये एरिया आप माइनस करेंगे इस दरवाजे का, 2 खिड़कियों का, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा प्रॉब्लम की तरफ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डेटा बनाएंगे, ब्रेड्थ 14 फीट है, लेंथ 20 फीट है, हाइट 10 फीट है, डायमेंशन ऑफ डोर जो है 5 बाय 8 है, विंडो की डायमेंशन 4 बाय 5 है और कास्ट जो कितनी है 100 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, इनर वॉल्स की पेंट कास्ट और रूफ की पेंट कास्ट या टोटल का पेंट कास्ट आप मालूम कर सकते हैं इनर वॉल के और रूफ पेंट कास्ट की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें पहले इनर वॉल्स की जो है वो एरिया निकालते हैं। देखें आपके पास शॉर्ट वॉल्स 2 हैं, उसकी जो पैरामीटर्स हैं 14 बाय 10 है, ठीक है। तो उसका आंसर आ गया 280 स्क्वायर फीट। लॉन्ग वॉल आपकी कितनी है, 20 बाय 10 2 है, तो मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 400 स्क्वायर फीट, ठीक है। डिडक्शंस आप करेंगे डोर की और विंडो की। डोर का जो अपना एरिया है 5 बाय 8 जो 40 बनता है। विंडोज़ आपके पास 2 हैं, एक का जो डायमीटर है 4 बाय 5 है, तो एक का एरिया हो गया 20, 2 का हो गया 40। तो डिडक्शंस टोटल कितनी हो गई, 40 प्लस 40 80 हो गई, ठीक है। तो आप एरिया में से ये चीज़ माइनस कर देंगे। देखें एरिया ऑफ शॉर्ट वॉल प्लस एरिया ऑफ लॉन्ग वॉल माइनस डिडक्शंस 280 प्लस 400 माइनस 80, तो आपके पास एरिया ऑफ इनर वॉल्स आ गया 600 स्क्वायर फीट।
इनर वॉल्स पेंट कास्ट आपके पास मालूम करेंगे। देखें जो एरिया होगा 600 फीट स्क्वायर, देखें 1 फीट स्क्वायर 100 में 100 का पड़ता है, तो 600 कितना का पड़ेगा, तो आप 600 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 60,000। ये आ गया आपके पास इनर वॉल पेंट कास्ट। अब आप मालूम करेंगे एरिया ऑफ, अब आप पेंट का खर्चा मालूम करेंगे रूफ के लिए। तो एरिया ऑफ रूफ जो है कितना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये फार्मूला है। 20 उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ उसकी 14 है, तो आपके पास एरिया आ गया 280 स्क्वायर फीट। अब हम पेंट कास्ट मालूम करेंगे, तो एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के साथ। कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 280 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 28,000 रुपये। ठीक है, तो अब दोनों को आप ऐड करें, टोटल पेंट कास्ट कितनी होगी इनर वॉल्स की और पेंट कास्ट रूफ की, तो 60,000 प्लस 28,000, तो आपके पास आ गया 88,000। ये टोटल पेंट कास्ट आपकी आ गई जो रिक्वायर्ड है आपको। तो ये था हमारा एक कंप्लीट जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो पूछा गया है आपसे स्पेशल CSS 2023 में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी वीडियो जो आप चाहते हैं कि हम उस पे बनाएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कह सकते हैं, हम उस पे भी वीडियो बनाएँगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो चैनल को एक ज़्यादा रीच मिले और हम जो है वो हमें जो है वो मोटिवेशन मिले। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख़्याल रखना। सी यू, टेक केयर।